अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग उस इशू को डिस्कस करेंगे विच हैज़ एक्चुअली डिफाइंड 2023 फॉर मोस्ट ऑफ अस, एंड इट इज़ द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर 70 ईयर्स, लेकिन अभी जो करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट हैज़ इंटेंसिफाइड, इट हैज़ एम्पलीफाइड, और इसकी एक जो रिपरकशंस है वो एक ग्लोबल शेप लेती हुई हमें दिखाई दे रही हैं. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बिफोर वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिजॉल्व इट. तो इसी पर्टिकुलर सोच को लेकर हम लोग इस लेक्चर को लेकर चलेंगे. वी विल लुक एट अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इशू, सी द टाइमलाइन ऑफ हाउ इवेंट्स हैव अनफोल्डेड, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको रिजॉल्व किस तरह से किया जा सकता है. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. Okay, जी. So our story starts with this particular timeline, which starts from 1917 with the Balfour Declaration and goes up till 2023 with the Israel-Hamas war. So in this particular lecture, we'll be looking at this particular timeline. तो जी, हमारी कहानी स्टार्ट होती है फ्रॉम द बैल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें ऑटोमन एम्पायर वाज ऑन द लूजिंग साइड, काफ़ी डिवीजन ऑफ लैंड हुई. उसी डिवीजन ऑफ लैंड में फ़लस्तीन जो फ़लस्तीन था वो ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा था. तो डिवीजन के दौरान जो ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर थे, जो आपको राइट पे नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने एक ख़त लिखा टू वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द जूश कम्युनिटी इन ब्रिटेन, who was Rothschild, a very famous family. You should search them up as well. कि इनका एक एम्पायर है, एंड हाउ दे कंट्रोल द मनी, द ग्लोबल मनी. आपको जो नज़र आता है किस तरह से पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो उसको उसने लेटर लिखा, और उसने जो बात कही वो ये था कि दे वुड बी सपोर्टिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल in Palestine. So this was the context of this Balfour Declaration. इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो it was only 67 words. ठीक है, राइट पे आपको लिखा नजर आ सकता है कि तो एक इन्होंने जायनिज्म की जो एक एस्पिरेशंस थी उसको मटीरियलाइज करवाने के लिए बेसिकली कमिट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वो एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जूश पीपल करेंगे. इस डिक्लेरेशन के बाद मैस माइग्रेशन स्टार्टेड इनटू पैलेस्टाइन. 1917 से आपकी एक मैस माइग्रेशन शुरू होती है, एक उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाता है ज़ायनिस्ट मूवमेंट को टू मूव टू पैलेस्टाइन. सो दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट. उसके बाद एक मैस माइग्रेशन के फॉलोइंग आपको नजर आता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट सा शुरू हो जाता है पैलेस्टाइन के अंदर, क्योंकि अ लॉट ऑफ Jewish settlers are coming in, the Palestinians aren't happy with them. The case goes to UN. ठीक है, यूएन में रेजोल्यूशन 181 पास होती है बाय द यूएन जनरल असेंबली, व्हिच कॉल्स फॉर द पार्टीशन ऑफ प्रेजेंट डे इजराइल एंड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज. ठीक है, तो वो एक टू स्टेट सोल्यूशन सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट करते हैं अपनी रेजोल्यूशन के अंदर. लेकिन ये रेजोल्यूशन जो है वो फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर 94% ऑफ द ओरिजिनल पैलेस्टीनियन लैंड जो होता है वो पैलेस्टीनियंस के पास होता है. वो उनका उनका अपना लैंड होता है 94%. जबकि यूएन प्लान जो है वो 55% ऑफ दैट लैंड देना चाहता है ज्यूइश स्टेट को, जिसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं फर्टाइल कोस्टल रीजन्स. तो वो जाहिर बात है कि वो चीज़ इजंट एक्सेप्टेबल टू द पैलेस्टीनियंस. राइट साइड पे आप उसका मैप देख सकते हैं, जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज द एंटायरिटी ऑफ इट इज पैलेस्टीनियन लैंड. जो आपको येलो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, दोज आर जूइश सेटलमेंट्स. तो ये 6% ऑलमोस्ट बनते थे उस टाइम पे. तो 1947 में ये बात होती है, यूएन की रेजोल्यूशन आती है, पैलेस्टाइन इसको रिजेक्ट कर देता है. लेकिन जो जूइश सेटलर्स होते हैं जो इजरायली स्टेट बनाना चाहते हैं, वो इसको एज एन इंटरनेशनल सैंक्शन देख लेते हैं ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर स्टेट. ठीक है, तो 1948 में जो इसराइल है वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है. इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट, वी आर नॉट श्योर. किस चीज़ से इंडिपेंडेंट हो रहे थे ये भी चीज़ का पता नहीं है. ये आपको एक पैलेस्टाइन पोस्ट के ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ द स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न. ठीक है, ये हेडलाइंस हैं उस टाइम की. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड. आई वुड इंकरेज कि आप इसको लेक्चर को पॉज करके डू गो थ्रू दिस. एंड then their declaration of independence, the 1948 war starts, जिसके अंदर कुछ सराउंडिंग अरब स्टेट्स के साथ इनकी लड़ाई होती है, कुछ पैलेस्टीनियंस के साथ लड़ाई होती है. अब उस लड़ाई के अंदर बिकॉज दे हैड द सपोर्ट ऑफ द यूएस, दे हैड द सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न पावर्स, सो दे एक्चुअली कम आउट विक्टोरियस इन दैट पर्टिकुलर फाइट. और उस पर्टिकुलर फाइट के नतीजे में 750,000 पैलेस्टीनियंस आर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स, 500 पैलेस्टीनियन टाउन्स एंड विलेजेस आर डिस्ट्रॉयड. और जो ज़ायनिस्ट को जो 55% प्रॉमिस लैंड था, उसकी जगह वो 78% ऑफ हिस्टोरिक पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं. तो एक मेजर शिफ्ट आता है आपके जो फ़लस्तीन की डेमोग्राफिक है उसमें.
ठीक है। उसके बाद जी ये चीज़ चलती रहती है। 1967 में 6 डे वॉर शुरू हो जाता है, जिसके अंदर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें इजिप्ट आ जाती है, सीरिया आ जाती है, उनके साथ जो है इसराइल की लड़ाई होती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लड़ाई इसराइल दोबारा इमर्जेस विक्टोरियस, बिकॉज अगेन दे हैंड उनका जो कंट्रोल है वो एक्सपैंड होकर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे भी चला जाता है, जहाँ पे लार्जली पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं। सो दे स्टार्ट कंट्रोलिंग दैट लैंड अगेन एज वेल। तो गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और इजिप्शियन का सिनाई पेनिनसुला वो जी कैप्चर कर लेते हैं। राइट साइड पे आपको इसके विजुअल्स नजर आ रहे हैं, किस तरह से पैलेस्टीनियंस को हरासा किया जा रहा है और किस तरह से asserting itself in within Palestine, a land that was did not belong to them, but still they're imposing themselves on this particular land just based on the 1917 Balfour Declaration। ठीक है, वॉर में नजर आती है। फिर उसके बाद जो है आपको नजर आता है 1987 में, once Israel is controlling most part of the land, आप इंतफादा नजर आता है, जिसके अंदर पैलेस्टीनियंस फाइट बैक फॉर देयर ओन लैंड। हमास जो एक ऑफशूट है ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड, वो इमर्ज करती है। सो 1987 में हमास जो है वो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस द रिजल्ट ऑफ Israeli oppression. So it's very important to understand the context. ठीक है, हमास की जो existence आई वो was as a result of Israeli oppression and their imposition on the Palestinian land. तो ये चीज़ is important to understand. तो हमास का राइज आपको नज़र आता है 1987 में। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमास अपने आप को असर्ट करना शुरू होती है। 2 मेजर इवेंट्स होते हैं 2002 में। एक तो पास ओवर मैसेकर होता है, जिसके अंदर 30 people are killed in a hotel in Israel city of Netanya। उसके बाद फिर जो है एज अ रिस्पॉन्स टू दैट, इसराइल जो है वेस्ट बैंक के ऊपर अपना एक बैरियर बनाना शुरू हो जाती है। वो पार्टीशन करना शुरू हो जाती है, सिक्योरिटी बॉर्डर कटिंग पैलेस्टीनियंस ऑफ फ्रॉम जेरूसलम और कटिंग पैलेस्टीनियन विलेजेस इन हाफ। तो वो एक आप समझ लें कि एक ओपन एयर प्रिजन बनना शुरू हो जाता है इन फ़लस्तीन, जिसकी एक इमेजरी ये आपको नज़र आती है कि किस तरह से जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको बिल्कुल ही कॉर्नर ऑफ बॉर्डर ऑफ किया गया है विद ह्यूज वॉल्स। तो ये एक रियल लाइफ पिक्चर है उस चीज़ की। ठीक है, तो साथ ही साथ फिर 2007 के अंदर एज अ रिस्पॉन्स टू दिस दिस ऑपरेशन एंड दिस असर्टिव एटीट्यूड बाय द इजरायली अथॉरिटीज़, जिसके अंदर वो पैलेस्टीनियंस को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते हैं इन देयर ओन लैंड, वो चीज़ आपको नज़र आती है विद द 2007 बैटल ऑफ गाजा। 2007 बैटल ऑफ गाजा में हमास सीजेस बैक कंट्रोल ऑफ गाजा, जो इन रिस्पॉन्स इजरायली अथॉरिटीज को गाजा स्ट्रिप को बिल्कुल आइसोलेट कर देती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। सो हमास सेट्स कैंप इन गाजा, और ये फिर एक आइकॉनिक पिक्चर शेयर की जाती है इंटरनेट पे, जिसके अंदर द हमास अथॉरिटीज आर कॉलिंग आई डोंट नो हु, बट इट्स अ वेरी आइकॉनिक पिक्चर इन माय ओपिनियन। सो आफ्टर दैट आपका इशू चलता रहता है चलता रहता है। फिर एक 2017 के अंदर एक मेजर इवेंट होता है, जिसके अंदर यूएस अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप रिकग्नाइजेज जेरूसलम एज द इजरायली कैपिटल, और जिसकी वजह से which marks a major shift in not just US policy but also global politics, because for decades जो जेरूसलम का स्टेटस था वो एक काफ़ी सेंसिटिव इशू रहा था इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और फ्यूचर पीस डील के वाज इम्पोर्टेंट कि उसको उसके ऊपर कोई ऐसी असर्टिव चीज़ ना की जाती। लेकिन यूएस ने जब इसको रिकग्नाइज कर लिया एज द कैपिटल ऑफ इसराइल, तो वो एक आप समझ लें कि it was like rejecting Palestinian right to that land, it was like rejecting the rights of Palestinians, it was rejecting the authority of Palestine, और एक इसराइल को एज दी सोल अथॉरिटी इन पैलेस्टाइन माना गया। ठीक है, तो ये एक काफ़ी मोन्यूमेंटल इवेंट था, और 2017 के बाद काफ़ी इसके ऊपर डिबेट भी हुई, काफ़ी इसको कंट्रोवर्शियल भी समझा गया, बट दैट वाज समथिंग दैट हैपेंड इन 2017। एंड उसके बाद फिर इस चीज़ के बाद इसराइल बिकेम मोर असर्टिव, दे बिकेम मोर यू कैन से एम्बोल्डेंड। उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम्स बेहतर कर लिए, उन्होंने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अटैक्स बढ़ा दिए उन्होंने, और उसकी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपको 2002 के अंदर 22 के अंदर नजर आई, जहाँ पे इजरायली पुलिस यूज फोर्स टू रिमूव पैलेस्टीनियन वर्शिपर्स इनसाइड अल-अक्सा मॉस्क। उसके विजुअल्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग, जिसके अंदर उनको घसीटा जा रहा है, उनको मस्जिद के अंदर फायरिंग की जा रही है और वो सारा कुछ, और it actually was a representation of how tensions have escalated over the years. So now it's important to understand the context of things. एक event isolation में नहीं होता। जो 2023 का Israel Hamas attack है, you have to understand कि it's a result of
ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, जिसके अंदर पैलेस्टीनियन का लैंड उनसे लिया गया, जिसके अंदर पैलेस्टीनियन की राइट्स को आप कह सकते हैं कि ऑप्रेस किया गया. दे वर नॉट गिवन द राइट टू अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. दे वर मेड प्रिजनर्स इन देयर ओन लैंड. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारा इवेंट है जो 70 ईयर से चल रहा है, इट नीड्स टू बी पुट इन टू कॉन्टेक्स्ट. जब आप किसी एक इवेंट की बात करते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, और उसके कॉजेज़ आपको सब भी पता चल सकते हैं जब यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इवेंट. और वंस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री, यू नो द कॉजेज़, तब आप उसका एक वे फॉरवर्ड निकाल सकते हैं. सो दिस Al-Aqsa attack was, you can say, something very brutal because amplified the Palestinian-Israel issue. और उसके फिर रिजल्ट में, उसके काउंटर अटैक में, you see in 2023 that the Israel-Hamas war starts, जिसके अंदर Hamas launches a surprise attack on Israel, which has since then led to the explosion of violence in the region. तो अब उसके रिज़ल्ट में जो आपको कैजुअलिटीज़ नज़र आती हैं कि ऑलमोस्ट 21,500 people have died, 55,000 people have been injured, there has been 0 hours of electricity for 83 days, almost 2 million people are displaced, which is about 86% of Gaza. तो Gaza has been severely impacted by that war. इसकी आप बाकी भी चीज़ें देख सकते हैं, किस तरह से क्रॉसिंग्स को परमानेंटली क्लोज किया गया है, एक्सेस प्रोहिबिट की गई, तो एक ओपन एयर जेल में उनको रखकर उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं. So that is something that is very concerning, and that is something that needs to be highlighted, not just highlighted, but also acted upon by the international community and the international media. So now that we've understood how the situation has unfolded over the past 70 years and what the current situation's context is, it's time to look at some of the possibilities of a way forward, some of the possibilities of understanding कि किस तरह से इस particular issue को resolve किया जा सकता है. So there have been multiple efforts to end the Israel-Palestine conflict. ये start होते हैं 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड से, जिसके अंदर इसराइल और PLO की एक म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल रिकग्निशन हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर जिसके बाद गाजा विड्रॉल हुआ. लेकिन फिर कैंप डेविड के ऊपर जो है आपका एक सेटबैक आपको मिलता है. फिर उसके बाद 2003 के अंदर द क्वार्टेट, जिसके अंदर EU, US, रशिया और UN जो है वो एक रोड मैप देते हैं ऑफ द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन, जिसके फर्दर ज्यूश सेटलमेंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है इन द वेस्ट बैंक, और एक पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट कर दी जाती है, करने की बात होती है बाय 2005. इसराइल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है इन द गाजा स्ट्रिप, which it claims is controlled by Hamas. फिर उसके बाद 2010 में एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन एक डायलॉग होता है बिटवीन महमूद अब्बास, जो कि PLO का एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि निकम्मा लीडर है, और नेतन्याहू, लेकिन वो भी 9 months ऑफ टॉक्स के बाद कुछ उसका नतीजा नहीं निकलता, और वो फिर टॉक्स सस्पेंड हो जाती हैं. फिर 2016 के अंदर जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल सेटलमेंट्स जो हैं, फर्दर सेटलमेंट्स, उनको कंडेम करती है, एंड इन 2020 जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पीस प्लान प्रपोज करती है. Despite these many attempts, you see that the Israel state has gone back on its promises. You see that the Israel state has continued its settlements, its suppression in the Palestinian land. So इसका प्रैक्टिकल आप सोल्यूशन क्या हो सकता है? आइडियलिस्टिक सोल्यूशन तो यही होगा कि पैलेस्टाइन को उसका लैंड वापस दे दिया जाए, जो उनका 96% 94% कंट्रोल था वो उनको दोबारा दे दिया जाए. लेकिन विद द करंट जियोपॉलिटिक्स दैट आर एट प्ले, यू हैव टू गिव प्रैक्टिकल सोल्यूशंस टू द रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन मोर और लेस एक ही है, विच इज़ द टू स्टेट सोल्यूशन, विच इज़ बैक्ड बाय मोस्ट इंटरनेशनल पावर्स, विच इज़ बैक्ड बाय मोस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड विच इज़ particularly backed by both the parties. So it's important कि उसकी imposition हो in true letter and spirit. So what the two-state solution is, we'll have a look at that. It was first proposed by the Peel's Commission in 1937, जिसकी बात यह है कि इसराइल जो है which was should establish itself as a country primarily for the Jewish people with its current territories. पैलेस्टाइन जो है वो एक न्यू कंट्री के तौर पे इमर्ज करेगी फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल, जिसके अंदर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इंक्लूड होगी, which are the areas where most Palestinians currently live. ये जो solution है, it is backed by international community as the most feasible and the most practical alternative. इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि शी के जो हैं उसने भी एक 4-point solution दिया गया, so you can present it as a case study. 4 points दिए हैं. The first one is advancing the two-state solution based on the 1967 borders.
with East Jerusalem as the capital of the new Palestinian state. Number 2 है upholding the concept of common, comprehensive, cooperative and sustainable security. Number 3 है of coordinating international efforts to put forward peace promoting measures. Or number 4 है promoting peace through development and cooperation between Palestinians and Israel. So it's a very practical solution to the Palestinian issue, I believe. और ये आप एक अच्छी केस स्टडी के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं. बट द पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की जो एक डायमेंशन है, ये वन ऑफ द डायमेंशन है कि आपको हिस्ट्री और उसका वे फॉरवर्ड पता होना चाहिए. देयर आर अदर डायमेंशन टू दिस एज वेल, पर्टिकुलरली के इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके अंदर मुस्लिम वर्ल्ड का क्या रोल रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया का क्या रोल रहा है, किस तरह से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर इस्तेमाल किया गया है बाय इजरायली अथॉरिटीज, और एक उस कॉन्टेक्स्ट को भी आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. अब फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑब्वियसली यू कांट पुट इन एवरीथिंग इन वन पर्टिकुलर लेक्चर, बट इफ यू स्टिल इंटरेस्टेड तो ये मेरा एक करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स है जिसके अंदर वी विल बी गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज है, इसराइल पैलेस्टाइन एंड मुस्लिम वर्ल्ड है, यूक्रेन और ईयू का रोल, अभी जो क्राइसिस है उसको देखेंगे, जियो इकोनॉमिक्स को देखेंगे, ब्रिक्स, एआई, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, यूएस चाइना, एससीओ रशिया, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर. तो ये सब चीज़ें हैं. इट विल स्टार्ट ऑन द 15th of January. 10 लेक्चर्स होंगे, एक मॉक एग्जाम होगा और इट्स ड्यूरेशन विल बी ऑफ 2 weeks, ऑल्टरनेट डेज के ऊपर आपकी क्लासेस होंगी. और आर फोकस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वुड, इन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स वुड बी टू understand the main events of 2023 in the best of ways, in a holistic way, और फिर उसकी एक practical application जिसके अंदर आपको question of the week, question of the day दिया जाएगा in every lecture, और साथ ही साथ आपका एक mock exam होगा for your CSS 2024 preparation. तो hopefully I'll see you guys there as well. अभी के लिए our lecture ends here. Thank you so much for listening. If you have any more questions, you can reach out to me on my Instagram and Facebook account. And until next lecture, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.